Very good evening to all students. Students, today we will discuss again chapter number 2 from trade to territory. Students, इससे पहले हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया. चैप्टर लंबा है, दैट्स वाई कि मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट्स में बनाया जाए. इससे पहले हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया क्योंकि वो कोई भी बैरियर नहीं चाहते थे कि उनके ट्रेड में आए. वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे यहाँ से बहुत सारे स्पाइसेस और ऐसी फसलें जिनकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी और उनसे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था. लेकिन उनका लालच बढ़ता ही गया और धीरे धीरे करके उनकी जो टेरिटरीज थी उसको उन्होंने और ज़्यादा एक्सपेंड किया और उसके लिए जो भी हथकंडे वो अपना सकते थे, जो भी वो प्रयत्न कर सकते थे, उन्होंने किया. और सिर्फ लड़ाइयाँ करके उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं किया. उन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही चालाकी से डिप्लोमेटिक थॉट्स को रखते हुए हमारे जो स्टेट्स थे, हमारे जो राज्य थे, वो रूलर्स को हराते गए और अपने राज्य में शामिल करते गए. उनका जो राज्य था, उनकी जो टेरिटरी थी वो और ज़्यादा बड़ी होती गई. दैट्स वाई कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ट्रेड में और वो अपनी चाल में, अपने सपनों में, अपनी हर मांग वो जो पूरी करना चाहते थे वो पूरी तरह कामयाब भी हुए. बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, तो आज थोड़ा और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं related to this chapter. Students, from 1757 to 1857 अप्रोक्स देखिए आप 100 साल की बात हो रही है यहाँ पे. Certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. तो इंडियन किंगडम को हड़पना जो है वो इन्होंने बिल्कुल, उनका एक ऑब्जेक्टिव हो गया था कि हमें 1 by 1 इनको अपनी टेरिटरी में शामिल करना है और जो इंग्लिश एम्पायर है उसको हमने बड़ा करना है. और हमारे देश को एक पूरे तरीके से वो कॉलोनी बना चुके थे और कॉलोनी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड को बेनिफिट देने के लिए बनाया था. तो अपना जो वो कॉलोनाइजेशन का जो आइडिया है वो लेकर आए थे, उसमें वो बहुत ज़्यादा सफल हो गए. अब हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली इन्होंने ऐसा क्या किया कि सालों साल जो ये प्रोसेस हुआ उसमें इनको सफलता कैसे मिली. देखिए, बैटल ऑफ बक्सर इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है. पहले हमने पढ़ा 1757 प्लासी वॉर, उसके बाद अब इसका जिक्र हुआ 1764 में ये हुआ है. इसका डेट नहीं, इसका ईयर ही हमें याद रखना है क्योंकि इतिहास में इसी ईयर से और इसी नाम से ये जो युद्ध है ये फेमस है. द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. अब इन्होंने रहना शुरू कर दिया यहाँ पे. They were political or commercial agent and their job was to serve and further the interest of the company through the residents, and the company official began interfering in the internal affairs of Indian states. ये देखें, इनकी जो इंटरफेरेंस है भारतीय राज्यों में, हस्तक्षेप, दखलंदाजी, बहुत सारे शब्द हैं कि सीधा कहें तो टांग अड़ाना इन्होंने शुरू कर दिया. अब इन देयर इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स के अंदर इन्होंने अपने विचार प्रकट करने शुरू कर दिए. दे ट्राइड टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स. कौन राजा बनेगा, कौन सिंहासन पर बैठेगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उन पर कौन बैठेगा. क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि जो पॉलिसीज़ बने, जितने भी पॉलिसीज़ बने किसी भी राज्य में, तो अंग्रेज जो हैं, ब्रिटिशर जो हैं, ट्रेडिंग कंपनी जो है, उसके ट्रेड को मद्देनज़र रखते हुए वो नीतियाँ बने. ऐसा कुछ भी ना हो जिससे उनके जो ट्रेड है उसमें कुछ लॉस हो. उनको तो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं.
and who was to be appointed an administration post. Sometimes the company forced to state into a subsidiary alliance. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent arm. देखिए कितनी बड़ी शर्त है भाई। अब इन्होंने तो पूरा ही कैप्चर करने का इरादा कर लिया है कि ये जो रूलर है इनको तो हम बस नाम मात्र ही रूलर रहेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इनके हाथों में, पॉलिसीज़ भी इनके हाथों में, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो बैठेंगे वो भी इनके हाथों में। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो इंडियन रूलर्स हैं वो अपनी तो फोर्स यानी कि अपने सेना तो वो नहीं रख सकते, ठीक है। कौन उनकी जगह कौन सेना लेके आएगा? कंपनी। लेकिन आगे देखिए, आगे इसमें ये देखिए आप, इसमें शर्त क्या है। अब ये सेवा तो देंगे आर्मी की इंडियन रूलर्स को, लेकिन उसके बदले में ये क्या करते हैं? ये करते ये हैं, इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड, अगर मान लो कोई इंडियन रूलर फेल हो जाता है जो आर्मी रखी हुई है ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उसको पेमेंट कौन करेगा? उसको पेमेंट करेंगे इंडियन रूलर्स, ठीक है। और आर्मी कौन प्रोवाइड करेगा? ब्रिटिशर। लेकिन पेमेंट कौन करेगा? इंडियन रूलर। तो ये तो कहीं भी मेल जोल नहीं बन रहा है इस बात में। देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे, और अगर मान लो कि पेमेंट देने में कोई रूलर सक्सेसफुल नहीं रहा तो शर्त क्या है भाई? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में वो जो राजा है जहाँ का भी, उसकी जो टेरिटरी है, जिस भी राज्य में वो रूल कर रहा है, उसका सारे का सारा राज्य किस में मिल जाएगा? ट्रेडिंग कंपनी के अंदर। यानी कि वो हड़पना चाहते हैं बस राज्य, कोई भी बहाना बनाकर वो राज्य को हड़पना चाहते हैं। इसी तरीके से उनका जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो बढ़ता ही गया। अब आगे देखें, यहाँ पे रिचर्ड जो वेलेस्ली हैं, उस टाइम के जो गवर्नर जनरल हैं, ये 1798-1805 ये इनकी है टाइम ड्यूरेशन। द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू कंपनी इन 1805। अब जो नवाब हैं अवध के, उनका आधा राज्य 1801 में उन्होंने समेट लिया अपने एम्पायर के अंदर। इसके अलावा अब बात होती है अवध के बाद हैदराबाद की, तो हैदराबाद को भी इन्होंने हड़प लिया है और किसमें मिला लिया है इन्होंने? अपने ही एम्पायर में। किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, यहाँ पर इतिहास एक बहुत बड़े सुल्तान की बात कर रहा है। सुल्तान के नाम से फेमस है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब सारे ही इंडियन रूलर माथा टेक रहे थे, अंग्रेज कंपनी को माथा टेकना इन द सेंस की हार मान रहे थे, बिना लड़े ही शस्त्र फेंक रहे थे, ऐसे में हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन दोनों ने हार नहीं मानी। ये लड़े और एक बार नहीं, बार बार लड़े। 4 युद्ध हुए, ठीक है, मानते हैं अंत में ये हार गए, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। बड़ी मुशक्कत करने के बाद ही अंग्रेज इनके जो राज्य हैं उसको वो हड़प पाए थे। तो सुनिए इसके बारे में। हैदर अली, पहले बात करते हैं हम हैदर अली के बारे में कि हैदर अली कौन था। हैदर अली का जो रूलिंग टाइम था वो था 1761 टू 1782, तब तक इन्होंने राज किया। और इनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान, उनका रूलिंग टाइम जो है वो है 1782 1799, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा इनका। अब बात क्या है, इनका नाम क्यों आ रहा है इस बुक में, इस चैप्टर में? मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमम इन 1785। 1785 में टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने मना कर दिया कि एक्सपोर्ट नहीं होगा सैंडलवुड, ठीक है। सैंडलवुड तो तब भी बहुत फेमस था और आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसकी मांग है, बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि अब इन्होंने किस तरीके से ये जो इनका एक्सपोर्ट था इसको बंद किया और
उसके ऊपर अंग्रेज जो थे तो इनका क्या रिएक्शन था। तो चंदन की बात हो रही है यहाँ पे, पेपर एंड कार्डमम। देखिए ये मसाले तो फेमस थे ही यूरोप में। अब आगे देखिए, थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, वो कहते हैं कि भाई हमारा किंगडम है यहाँ पे, तो हम अपनी बाउंड्री से तो कम से कम इसका व्यापार नहीं होने देंगे। एंड सोल्ड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम द ट्रेडिंग विद द कंपनी, ही आल्सो स्टैब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप। इसके अलावा जो टीपू सुल्तान थे और उनके पिता हैदर अली, उनकी बड़ी ही डिप्लोमेटिक सोच थी। दैट्स वाई कि उन्होंने पैचअप कर रखा था किसके साथ, फ्रांस कंपनी के साथ। और उन्होंने अपनी जो उनकी आर्मी थी उनको ट्रेंड किया, जिसमें कि जो फ्रांस कंपनी आई थी भारत में ट्रेड के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की। अब देखिए, द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, भाई अंग्रेज़ तो जो ब्रिटिशर थे वो तो आग बबूला हो गए। भाई एक तो फ्रांस हमारा दुश्मन, राइवल्स है हमारा, प्रतिद्वंदी है वो हमारा भाई, और ऊपर से फिर टीपू सुल्तान ने उसको अपना फ्रेंड बना लिया उनको, तो उनको तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अब ऐसे में होता क्या है, हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस, ये तीनों ही चीज़ें कौन समझ रहा है इनके बारे में, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। भाई ये तो बड़े ख़तरनाक हैं, ये तो बैरियर पैदा कर रहे हैं हमारे ट्रेड में, और ऊपर से फिर हार भी नहीं मानते, और तीसरा फिर फ्रांस वालों से तो इनकी दोस्ती चल रही है। रूल